नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? एक बार जो है कमेंट बता दीजिए और आप सभी को बता दीजिए आवाज़ जो है सभी को क्लियर आ रही है। चलिए, आप सभी को आवाज़ मेरी जो क्लियर आ रही होगी। स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर हमारे जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलते रहते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस पर मैसेज करो, आपके पास लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप सभी को मैंने बताया है कि हमारा जो बैच है, क्लब बैच, वो आपका लॉन्च हो चुका है। इसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस बैच में बहुत सारी जो चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। आपको कंप्लीट आपके जो जितने सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाएंगे। हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। ये सब कुछ आपको बिल्कुल बेसिक से इस बैच में जो है पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आप सभी को स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे। अभी ऑफर आपका चल रहा है 699 में, ठीक है। ये सब कुछ आपको 699 सिर्फ एक बार पे करना है और आप इसको जो है 1 साल तक जो है इसकी कह सकते हैं सुविधा इसमें जो उठा सकते हैं, क्लासेस में जो आप लोग ले सकते हैं और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। क्या करना है, डीओजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। इसको ओपन करो, ऐप देख लो, इसको डाउनलोड करके ओपन करो, रजिस्टर करो। उसके बाद पेड कोर्स का ऑप्शन दिख जाएगा, पेड कोर्स में जाओ और वहां पर एक क्लब बैच देख लीजिएगा। वहां बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, बाय नाउ पे क्लिक करके आप लोग सिंपली यहाँ पर पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इसको जो है खरीद सकते हैं अपने किसी भी पेमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो जिसको भी जुड़ना है आज ही जुड़ो और जो कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर जितने भी आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट की जो कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए ये सब देख लीजिएगा और जो हमारा डीआरजी ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारी जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, नोटिफिकेशन हो गया, इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गए, क्लास नोट्स हो गए, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जुड़ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। सब लोग रेडी हैं? रेडी हैं भाई? सब लोग एक बार जो है कमेंट करके बता दो सब लोग रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आई होप सब लोग रेडी होंगे। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग जो है किया जाता है भैया? फॉर विच क्लास लेवल इज द टर्म प्राइमरी स्कूल? आप सभी को भैया प्राइमरी स्कूल किसको बोला जाता है भैया? कक्षा 1 से आपका 8 दिया गया है, या आपका कक्षा 1 से 10 होता है, या कक्षा 1 से 5, या नर्सरी कक्षा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नर्सरी दिया गया है, ये आपका किंडर वाला होता है, ठीक है। ये आपका केजी इसको बोलते हैं, किंडरगार्टन वाला होता है, उसकी बात नहीं हो रही है। जो आपकी जो प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, प्राइमरी का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कक्षा 1 से लेकर के क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 5 तक जो क्लास होती है, इसको जो है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्राइमरी, ठीक है। अपर प्राइमरी किसको बोलते हैं? 6 to 8 को जो है अपर प्राइमरी बोला जाता है, ठीक है। हायर सेकेंडरी किसको बोलते हैं? कक्षा जो है 9 और 10 को हायर सेकेंडरी बोला जाता है, ये चीज याद रखिएगा। इंटरमीडिएट जो है 11th और 12th को इंटरमीडिएट बोला जाता है, तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया भैया? इसी प्रकार का अगर क्लास 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर जो है अगर पूछा जाए, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सिर्फ अगर इसके लिए कोई टर्म पूछा जाए क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाता है प्रारंभिक विद्यालय। क्या बोलते हैं भैया? क्लास 1 से क्लास 8 तक जो है प्रारंभिक विद्यालय आता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। हिंदी में अगर हम लोग क्लास 6 to 8 बोले तो उसको बोलते हैं, क्लास 6 to 9 की अगर हम बात करते हैं तो आपका उच्चतम प्राथमिक विद्यालय, अपर प्राइमरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और जो आपका नर्सरी वाला होता है वो तो आपका केजी है, किंडरगार्टन है। कक्षा 1 से जो पहले वाली कक्षाएं हैं वो केजी, यानी केजी किसके नाम पे पड़ा? किंडरगार्टन करके जो है मनोवैज्ञानिक थे, उनके नाम पर जो ये पड़ा हुआ है केजी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। किंडरगार्टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थियों का कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका जो है किसकी तरफ बढ़ाना भैया? क्या पूछा गया? द बेस्ट वे टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट इज टू मूव टुवर्ड्स। देखो भैया, अगर किसी विद्यार्थी को अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है, किसी विद्यार्थी को क्या कह रहा है? द बेस्ट वे, ठीक है, अच्छे से किसी चीज को सिखाना है, समझाना, सर्वोत्तम तरीका क्या है भैया? सर्वोत्तम तरीका होता है ऐसा कि पहले उसको ऐसी चीजें पढ़ाओ जो उसको आती हो, ठीक है। अब जैसे भैया मैं आपको क्लास आप 9th में पढ़ रहे हो तो मैं आपको पहले क्लास 8 की कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे पहले सरल, फिर हम जो कठिन की ओर जाएंगे, या पहले हम कह सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जो हमको पता होता है, पहले जो हमको पता होगा वो आपको बताएंगे। याद, सर्वोत्तम तरीका होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? संप्रत्यय का उदाहरण यही होता है भैया। यहाँ पर जो बेस्ट वे पूछा गया है, कौन से पूछा गया है, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर यहाँ पर चलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, पहले जो चीजें आपको पता है पहले वो पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात जो दिया गया आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा। भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है कितने वर्ष की होती है भैया? ध्यान से देखिएगा। द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। तो भैया माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है। भैया माध्यमिक शिक्षा क्या होता है? भारत में जो है माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है 4 वर्ष होती है। कितनी होती है? माध्यमिक शिक्षा की अवधि पूछा गया ना भाई, 4 वर्ष होता है भाई। यहाँ पर 2 क्यों जवाब दिया है भाई? 2 वाला नहीं सही है, 4 वर्ष सही होगा भैया, इसको सही याद रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि होती है वो 4 वर्ष की होती है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, 14 से लेकर के 18 वर्ष तक के जो छात्र छात्राएं होते हैं वो माध्यमिक शिक्षा में जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा भारत में जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक उनको माना जाता है कि जो क्लास फर्स्ट में हो, क्लास जो आपका क्लास 6 में होगा। जो क्लास फर्स्ट में वो 6 साल का होगा, क्लास सेकंड वाला 7 साल का होता है, आपने देखा होगा। इसी प्रकार जो 6 से 14 वर्षीय बच्चे होते हैं वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के होते हैं। उसके बाद जो आपके बचते हैं भैया 14 से लेकर के 18 तक के वाले बच्चे बनते हैं, वो 4 वर्षीय 9, 10th, 11, 12th वो 4 वर्षीय आते हैं भारत में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, 14 जो आपके 9th से लेकर 11th तक होते हैं वो आपके माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण जो आपका क्या है भैया? द मोस्ट पावरफुल रीजन फॉर स्टूडेंट इन डिसिप्लिन इन स्कूल एज। मतलब आपने देखा होगा विद्यालयों में जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बिल्कुल अनुशासन में नहीं रहते हैं, बिल्कुल इनडिसिप्लिन होते हैं। उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका प्रबल कारण क्या हो सकता है? ध्यान देखिएगा। शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, कोर्स का पूर्ण ना हो पाना, या विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। तो बिल्कुल सही बात है। यहां पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा कि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को उन क्रियाओं में संलग्न नहीं कर पा, संलग्न मतलब उनके कोई क्रिया हो रही, कोई एक्टिविटी हो रही है, अगर आप विद्यार्थियों को उसमें जोड़ नहीं पा रहे हो, संलग्न नहीं कर पा रहे हो, तो ये सबसे कह सकते हैं मेन रीजन होता है अनुशासनहीनता का। अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई टीचर और स्टूडेंट सब साथ में उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनडिसिप्लिनिटी जो आपकी वहां पर कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। 4 वाला उत्तर आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या भैया? आप भी फ्यूचर में शिक्षक बनना चाहते हैं तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अ टीचर? एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान समझते हुए चलिएगा, ध्यान से देखिए और सब लोग यहाँ पर विषय की विषय वस्तु में दक्षता। ठीक है, जो आप जो पढ़ाने जा रहे हो उसमें जो है दक्षता होनी चाहिए। शिक्षण कौशलों में दक्षता, विद्यार्थियों से परिचय, अच्छा स्वास्थ्य। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहले बात तो यह है, जैसे आप एक मैथ के टीचर हैं तो पहली बात तो पहला भैया आपको पढ़ाना कितना भी अच्छा आता हो, लेकिन मैथ का A to Z 1, 2, 3, 4 नहीं आता तो कोई मतलब ही नहीं भाई। तो सबसे पहला सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है भैया क्या? आपका कहाँ गया भाई? आपका विषय की जो विषय वस्तु में दक्षता। ठीक है, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हो उसकी तो पहली बात नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है विषय की विषय वस्तु में दक्षता, यानी कि जो पढ़ाया जाने वाला विषय है और उससे संबंधित जो शिक्षक है उसकी दक्षता उस विषय में होनी चाहिए, उसकी प्रवीणता जो है उस विषय में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक सेमेस्टर डॉट 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 महीने की अवधि का होता है। ये तो इजी क्वेश्चन है भैया। सेमेस्टर वाइज आपने देखा, अब आपके जो है बीएड भी होते हैं सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर ईयरली है, बहुत सारी जगहों पर सेमेस्टर वाइज है। तो भैया सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर की बात करते हैं तो एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है? 6 माह की अवधि का होता है। कितने महीने का होता है भैया? 6 माह का होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 3 वाला उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 6 माह की अवधि का होता है, आपने देखा होगा। तो इतने यहाँ पर जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर साथियों सी, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा तो एक एक लाइक की और शेयर कर दो भाई। संख्या चलो कोई बात नहीं, बट आप लोग शेयर कर दिए तो और ज्यादा जो है मजा आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ध्यान देखिएगा, सकारात्मक अधिगम, यानी कि सीखने का जो परिवेश है, सकारात्मक अधिगम मतलब सीखने का जो परिवेश है, इसका कौन सा तत्व नहीं है? सकारात्मक अधिगम का कौन सा तत्व नहीं है? सीखने वाले को अभिप्रेरित करना, यानी कि मोटिवेटिंग द लीड लर्नर टू क्रिएट इंटरेस्ट, यानी कि रुचि का सृजन करना। ठीक है, बलपूर्वक नियंत्रण और क्रियाओं का नियोजन। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये सब सकारात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर किसी को बलपूर्वक कंट्रोल करना चाहोगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है, बलपूर्वक अगर आप कह सकते हैं किसी चीज को नियंत्रित करना चाहते हो तो वो शायद उस समय आपकी बात को मान जाए, लेकिन बाद में ऑब्वियस सी बात है जो जितने ऊपर किसी को बल लगाओगे, कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, उसका उल्टा ही होता जाता है। तो यहां पर जो दिया गया सी वाला बलपूर्वक नियंत्रण, ये आपका कह सकते हैं कि इसमें सकारात्मक अधिगम परिवेश का एक तत्व जो है नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? चलिए एक एक लाइक की संख्या और शेयर कर दो भाई अपने साथियों के साथ, दोस्तों से, जो भी आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत जो है आपकी आती है भैया? एनसीसी शायद कुछ लोगों ने किया भी होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे। एनसीसी ये एक कह सकते हैं क्या भैया, आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम क्रिया है, सैन्य क्रिया है, पाठ्य सहगामी है या आपका सेवा है, यानी कि को करिकुलर है, कोर्स है, या मिलिट्री एक्शन है, या सर्विस है। तो काफी लोग के दिमाग में एनसीसी जो कैडेट वाला होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जिसको बोलते हैं, कॉर्प्स जिसको बोलते हैं, ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है, तो इसको सैन्य क्रिया मत कर दीजिएगा। बहुत लोग यहाँ पर सैन्य क्रिया इसको समझते हैं क्योंकि उसमें वर्दी पहना दी जाती है, तो ऐसा मत समझिए, सैन्य क्रिया होता है। ये कह सकते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटी होती है, यानी कि एक पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोग जब बीएड का फॉर्म वॉर्म भी भरते हो तो वहां पर भी आपसे पूछाता है कि आपकी कोई को करिकुलर एक्टिविटी है, यानी कि आपने एनसीसी किया है या कोई और भी इस तरह की एक्टिविटीज होती है, जैसे आप क्या जिला स्तर पर कोई गेम वूम खेले हो, शारीरिक जो शिक्षा होती है उसके अंतर्गत बेसिकली आते हैं, शारीरिक जो आपका स्वास्थ्य होता है उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाठ्य सहगामी क्रिया। देखो ये ऑप्शन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सी ऑप्शन लोग बहुत इसमें टिक करेंगे जब ये पेपर में आएगा, तो यही सब चीज यहाँ पर सीखनी है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा साहित्यिक क्रिया नहीं है भैया? इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? निबंध लेखन, एनएसएस, वाद विवाद या क्विज। देखो साहित्यिक क्रिया की बात हुई, साहित्य क्या, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो, हिंदी लिटरेचर पढ़ते हो, तो उसमें लिटरेचर में क्या होता है, आप गद्य पढ़ते हो, पद्य पढ़ते हो, काव्य पढ़ते हो, निबंध पढ़ते हो, आप लोग वहां पर कैसे कहानियां पढ़ते हो, यही सब आपके जो किस में आती है, साहित्यिक क्रिया में आती है। सब लोग जवाब दो भाई। यहां पर देखिए निबंध लेखन है, एनएसएस है, वाद विवाद है, क्विज है। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो दिया गया एनएसएस, ठीक है, एनएसएस की अगर हम बात करते हैं तो ये साहित्यिक क्रिया नहीं है। ठीक है, यहां पर ये एनएसएस जो है आपका साहित्यिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि यहां पर हम बात करते हैं भैया किसके बारे में, निबंध लेखन की बात करें, ठीक है, वाद विवाद की बात करें, क्विज की बात करते हैं, ये सब जो है आपकी साहित्यिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो एनएसएस होता है, कुछ लोग मैं देख रहा था कि एनएसएस कोई जवाब दे रहा, क्या होता है एनएसएस का मतलब होता है नेशनल सर्विस स्कीम। क्या होता है भैया? नेशनल सर्विस स्कीम होता है एनएसएस जो होता है, और ये बेसिकली एक कह सकते हैं पाठ्य सहगामी क्रिया है। फिर से आपका कि एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, ना कि साहित्यिक क्रियाएं। तो आपका सेकंड वाला उत्तर साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहा हूँ काफी लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं, सेकंड वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगी, अगर आप लोग बीएड अच्छे से करना चाहते हो, बीएड की तैयारी अच्छे से करना, सरकारी सीट चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग जो है एक क्लब बैच ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर आपको ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएंगी, और आपका वो यही काम नहीं आएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, एक क्लब बैच में जो क्लासेस चलेंगी वो आपका इसी में काम नहीं आने वाला है। किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम देने जा रहे हो, टीचिंग का कोई एग्जाम होता है उसको देने जा रहे हो, तो वो सब चीजें आपके वहां काम आएंगी अगर आप उसका नोट्स बना करके रखे हुए हैं तो। इसलिए आप लोग जो है फायदा जो आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या करे भैया? जैसे आप लोग कभी कभी ना बहुत ज्यादा क्या शोरगुल करते हो मतलब कमेंट के माध्यम से, तो शोरगुल करे तो क्या करना चाहिए? उन्हें दंडित करना चाहिए, मारना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए, या क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए? तो भैया यहाँ पर हम लोग जो है चलेंगे किससे, बेसिक पे चलेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर क्या, अगर हम लोग यहाँ पर वही जाएंगे, कैजुअल ही जाएंगे, तो कैजुअल में हम लोग यही करेंगे भैया, क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए, यानी कि उनको इंगेज कर दो। ठीक है, इंगेज कर दोगे तो क्या होगा भाई, डिसिप्लिन रहेंगे और लोग शोरगुल नहीं मचाएंगे, तो यही करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या करते हैं लोग, मारते हैं, दंडित करते हैं, बाहर भेज देते, चलो भैया क्लास के बाहर जाओ, हाँ खड़े हो जाओ सीट के ऊपर। सबने बचपन में आप सभी ने झेला हो गया सब चीज़ें, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा। 4 वाला आपने देखा बहुत सारे आपके टीचर होंगे बचपन में, आपने क्या करते होंगे जब आप कोई बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हो, बहुत ज़्यादा जो है अनुशासन में नहीं रहते हो, तो आपको होमवर्क दे देते हैं, भैया लो इसको 5 बार लिखो, इसको 6 बार लिखो। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि क्रियाओं में संलग्न करना, वो चीज़ जो है करना चाहिए जिससे क्या है कि वो उस काम को करने में लग जाएगा। अगर आप उसको बोल दो भैया जाओ बाहर खड़े जाओ, क्लास के बाहर खड़े जाओ, तो क्लास के बाहर जाकर फिर वो और बदमाशी करेगा, जो दूसरे लड़के आएंगे उनके साथ मस्ती करेगा। बेंच पे खड़ा कर दोगे तो क्लास के जो और लड़के होंगे वो उसको जो चिढ़ाएंगे, तो इससे अनुशासनहीनता जो खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएगी। तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। जब एक टीचर बनने के बाद आपको ये करना है कि उनको क्रियाओं में संलग्न कर देना है। तो आपका 4 वाला उत्तर यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी, ध्यान देखिएगा, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है भैया? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अ स्कूल? ठीक है, एक स्कूल के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? वित्त की कमी, यानी कि पैसे की समस्या, लैक ऑफ फाइनेंस, अच्छी आधारिक संरचना की कमी,
ठीक है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है। इसके अलावा अच्छे अध्यापकों की कमी या विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। तो यहाँ पर भैया विद्यालय का सबसे जो बड़ी समस्या है देखा जाए तो आज के समय में ये आपका हो जाएगा फोर्थ वाला उत्तर। ठीक है, विद्यार्थियों का के अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आजकल जो है जो स्कूल खुल रहे हैं कुछ भी हो रहा है तो अनुपस्थिति जो है कुछ ज़्यादा वहाँ पर कम हो जाती है, लोग वहाँ पर जो है सही से आते नहीं हैं, तो सबसे बड़ी समस्या यही देखी जाती है। तो आपका जो 4 वाला उत्तर दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अधिगम, अधिगम का मैंने आपको मतलब बताया था, इसका मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग हेतु यानी कि अधिगम के लिए विद्यार्थी में होनी चाहिए, विद्यार्थी कमी होना, थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में, अधिगम सीखने के लिए विद्यार्थी में कमी होना, क्वेश्चन हमको लगता है थोड़ा गलत लिखा है भैया, यहाँ पर होना चाहिए विद्यार्थी में सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कर लो, क्वेश्चन सही कर लो कि अधिगम हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, अधिगम के लिए जो है विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए। अच्छी याददाश्त, भैया अच्छी याददाश्त का मतलब थोड़े ना कि भाई किसी का याददाश्त याद करने की क्षमता बहुत अच्छी है तो वो सीखने में भी उतना अच्छा होगा, क्या पता हो वो भाई बहुत आलसी हो, सीखता नहीं हो। अच्छी संप्रेषण क्षमता, संप्रेषण मतलब कन्वर्सेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन कह सकते हो, अच्छी बात करना जिसको आता हो, क्या वो अच्छे सीख सकता है, ये भी नहीं भैया आपका गलत है। सीखने हेतु कठिन परिश्रम, तो भैया गधे थोड़े करना आपको, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा अगर आपको किसी भी बच्चे के अंदर अगर कह सकते हैं सबसे बड़ा जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए जिज्ञासा। ठीक है, अगर उसके अंदर जो है क्या है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो ऑब्वियस ही बात है वो हर चीज को सीखने के लिए जो है रेडी हो जाएगा। तो आपका जो दिया गया 4 वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का जो गुण है नहीं है भैया, विच इज नॉट अ बेस्ट, विच इज नॉट बेस्ट फॉर, जो है क्या बेस्ट क्वालिटी कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा जो एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी विषयों का शिक्षण, चलिए भैया, वाद विवाद और निबंध लेखन का आयोजन, यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, इस पर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कह रहा है खेलों का आयोजन नहीं करना, अच्छी विकसित प्रयोगशालाएं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा जो एक अच्छा गुण नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया यहाँ पर क्यों नहीं करोगे भाई, बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर प्लेग्राउंड्स नहीं होते हैं, तो भैया याद रखना खेलों का आयोजन जो है जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी शारीरिक जो कह सकते हैं दक्षता है वो भी मैटर करती है। बहुत सारे ऐसे मैंने आपको बताया था ना, एनसीसी होता है, एनएसएस होता है, ये सब भी आपके होते हैं और जिला स्तर पर लोग जो है जाके खेलते भी हैं, तो ये सब भी जरूरी होता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए, किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है कि खेलों का आयोजन नहीं करना, ये जो है एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, खेलों का आयोजन भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है भैया, Which of the following is not an example of physical structure of a school? भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है, खेल का मैदान भौतिक संरचना में आता है, कह सकते हैं खेल का मैदान हो गया। इसके अलावा यहाँ पर भवन दिया गया, ये भी आपको उसमें ही आएगा। प्रयोगशाला भी, जो आपके प्रयोगशालाएं होती हैं यानी कि जो आपके लेबोरेटरीज होते हैं, ये भी उसी में आते हैं। लेकिन हम बात करते हैं लाइब्रेरियन, देखो यहाँ पर समझो लाइब्रेरी नहीं लिखा है, यहाँ पर लाइब्रेरियन लिखा है, यानी कि पुस्तकालय में जो कार्य करने वाले होते हैं उसको लाइब्रेरियन बोलते हैं। अगर लाइब्रेरी बोला गया होता तो वो जो है भौतिक संरचना में आता, लेकिन लाइब्रेरियन जो है भौतिक संरचना से जो है बाहर है। ठीक है, एक व्यक्ति विशेष हो गया ना ये, तो आपका क्या हो जाएगा 4 वाला उत्तर जो दिया गया लाइब्रेरियन, आपका ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, पुस्तकालय का जो अध्यक्ष होता है उसको लाइब्रेरियन बोलते हैं, जो उसका संचालन करते हैं, जो आपके लाइब्रेरी होते हैं उसका जो संचालन कार्य करते हैं उसको लाइब्रेरियन बोलते हैं। तो ये एक व्यक्ति विशेष हो जाएगा, इस वजह से ये भौतिक संरचना में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे क्या कहते हैं भैया, ऐसी कौन सी शिक्षण संस्था है जहां पर अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए जो है क्या कर सकते हैं कि उम्र का कोई बंधन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं भैया? आपने देखा होगा बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो, उसमें आपकी एज से मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं शिक्षा की निःशुल्क संस्था, बंद संस्था, यहाँ पर ओपन जो हो जाएगा। ठीक है, खुली शिक्षा की संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एजुकेशन, बहुत सारे ओपन एजुकेशन आपके खुल गए। सबसे पहला इग्नू खुला था, मैंने आपको बताया था, इंदिरा गांधी वाला। कई बार आपका इग्नू से क्वेश्चन जो है बनता है, इग्नू जो है आपका एक ओपन यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा एक ओपन यूनिवर्सिटी है भैया आपका NIOS। ठीक है, ये भी जो है आपको बहुत सारे कोर्सेज करवाती है वो। और काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं सर इग्नू से बीएड अगर करना हो घर से बैठ करके तो कैसे करना हो, तो उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। तो आपका जो दिया गया है 4 वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए भाई, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है भैया?
मोरल साइंस आप लोग पढ़े हो, बस क्लास 5 तक 6 से पढ़ाया जाता था, उसके बाद पढ़ाना ही बंद हो गया। सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कि भैया व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिक्लाइनिंग मोरल स्टैंडर्ड्स इन द सोसाइटी। मूल जो आपके कारण हैं इसके क्या हो सकते हैं? शिक्षा नीति विफलता, गरीबी, विद्यालयों की कमी या आपका अच्छे अध्यापकों की कमी। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब पढ़ना ही पढ़ाता कौन है भैया? टीचर्स पढ़ाते हैं। अगर अच्छे अध्यापक नहीं होंगे तो आपके जो मौतिक नैतिक जो आपके मानक है वो आपके घटते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या, अच्छे अध्यापकों की जो कमी है ये कह सकते हैं एक मेन रीजन हो सकता है। अच्छा मार्गदर्शक, अच्छा आदर्श अध्यापक, इसकी जो कमी है इस वजह से जो नैतिकहीनता कह सकते हैं आ रही है। तो आपका जो दिया गया कौन सा 4 वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इनमें से कौन 3 आर का जो है भाग नहीं है? 3 आर्स, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये सब चीजें आपको बेसिक वाली क्लास में चलेगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ भैया, जो क्लब बैच है उसमें ये सब चीजें आपके चलेंगी। 3 आर क्या होते हैं? ठीक है, 3 आर रीडिंग एक होता है, एक राइटिंग, राइटिंग में भी वो हिंदी वाला आर ले लिया जाता है। ठीक है, रीडिंग राइटिंग होता है। एक आपका क्या होता है? रेसिटेशन होता है। ठीक है, रेसिटेशन होता है, रेसिटेशन, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसको हिंदी में लिखा गया है, यहाँ पर पढ़ना लिखना अंकगणित दिखा गया है। तो यहाँ पर क्या 3 आर का पार्ट कौन सा नहीं है? तो राइटिंग तो है, मैंने आपको बताया था, रीडिंग भी है, अंक गणित जो दिया गया सब्जेक्ट हो जाए। जो मैंने आपको बताया था आपका जो क्या रेसिटेशन जो होता है उसका मतलब होता है अच्छे से किसी चीज़ को सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर सुनना भी हो जाएगा, बोलना भी हो जाएगा। लेकिन अंक गणित की बात करते हैं तो ये उससे जो है एकदम अलग हो जाएगा। अंक गणित जो उसका पार्ट नहीं है, अंक गणित 3 आर में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया 4 वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंकगणित तो एक सब्जेक्ट हो जाएगा ना, 3 आर में नहीं आता है वो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इनमें से मूक बधिर शिक्षा से संबंधित क्या हो जाएगा भैया? मूक बधिर जो मतलब बोल नहीं पाते हैं, ब्रेल लिपि जो होती है वो जो देख नहीं पाते उनके लिए होता है। मूक बधिरों के लिए जो आप कह सकते हैं उनके लिए कह सकते हैं संकेत भाषा होती है। आपने देखा होगा उसको बोलते हैं भैया साइन लैंग्वेज। ठीक है, संकेत भाषा जो दिया गया है, जो मूक बधिर होते हैं, जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए जो शिक्षा होती है उसको बोलते हैं संकेत भाषा, यानी कि साइन लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर जो दिया गया सेकंड वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, जो विद्यार्थी मूक बधिर, नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है? यानी कि मतलब जो बेसिकली फिजिकल रूप से जो है कह सकते हैं कि अपंग होते हैं उनके लिए एक नया वर्ड क्या दिया गया है? उनको क्या विशिष्ट आवश्यकता, दिव्यांग, समावेशित या आपका उपयोग कोई नहीं। तो यहाँ पर दिया गया है डिसेबल्ड, यानी कि दिव्यांग जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है भाई दिव्यांग विद्यार्थी हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का देखिए अगर किसी का मान लीजिए हाथ नहीं है, ठीक है, या पैर नहीं है, आँख नहीं है, कोई भी कुछ भी कमी, फिजिकल कोई भी कमी है, तो उसके लिए उनको एक नया शब्द दिया गया दिव्यांग। तो आपका जो दिया है कौन सा? ऑप्शन नंबर साथियों सेकंड वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? व्हाट शुड अ गुड टीचर फॉलो इन अ क्लास? ठीक है, एक कक्षा में अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? चारों ऑप्शन देखो भैया आपसे यहाँ पर क्या है। तेज सीखने वालों को पढ़ाना, ठीक है, चलो, मध्य गति से सीखने वालों को पढ़ाना और धीमी गति से सीखने वालों को पढ़ाना, यानी कि उनको सबको पढ़ाना। ये नहीं कि भैया जो बहुत अच्छे हैं क्लास में, अच्छे लड़के उनको ही पढ़ाओ, जो बहुत धीमे उनको पढ़ाओ, जो बहुत ज़्यादा ही धीमे उनको पढ़ाओ। सिर्फ एक को मतलब भेदभाव नहीं करना है, सबको पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया जो 4 वाला उत्तर ऑल ऑफ दीज यहाँ पर कर जाएगा। यहाँ पर जो एक अच्छा टीचर होता है वो सबको साथ लेकर के चलता है। ये नहीं कि भैया 3 तरह के स्टूडेंट है तो उनको अलग, इसको अलग पढ़ाओ, इसको अलग पढ़ाओ, सबको एक जैसे ही एक तरीके से जो लेकर चलना है कि सबको समझ में आ जाए। तो आपका जो दिया गया 4 वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो कितनी होती है? देखो मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा बताया था 4 साल होता है। अब उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं तो ये सिर्फ आपका 2 साल का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया था, जो माध्यमिक बताया था वो आपका 4 साल होता है, और जो उच्चतर माध्यमिक होता है उसका जो है कितना होता है भैया? 2 साल होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, 2 साल। ठीक है, 11th और 12th ही सिर्फ इसमें आता है। तो आपका जो दिया गया सेकंड वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या वांछित नहीं है? वांछित क्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायर्ड इन स्कूल? आपको क्या लगता है कि स्कूल के लिए जो है क्या वांछित नहीं है? आपका नियमित उपस्थिति, ये तो होना ही चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, पुरस्कार ये तो होना ही चाहिए, लेकिन दैहिक दंड जो दिया गया है, जो आपका
कारपोरल पनिशमेंट होता है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैहिक दंड जो दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है ये वांछनीय नहीं है। दैहिक दंड या कह सकते हैं शारीरिक दंड होता है, ठीक है। देह का से बना है, दैहिक शारीरिक दंड होता है, तो ये जो है कह सकते हैं ये वांछनीय नहीं है। थर्ड वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन, ये तो हो गया। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है भैया? अनुशासनहीनता भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, एक इस तरह का क्वेश्चन आया था, उसको पूरा डिटेल में समझाया था, शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन था वो। आर्थिक परेशानी, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, या अभिभावकों द्वारा जो है हस्तक्षेप करना, या बढ़ती आकांक्षाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या पूछा गया, कौन सा जो उत्तरदायी है अनुशासनहीनता के लिए? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए भैया नेतृत्व प्रदान करने में जो कमी होती है, ठीक है। शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में जो है कमी होती है, लैक ऑफ लीडरशिप बाय टीचर्स। तो आपका जो दिया गया सेकंड वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही बात है, शिक्षकों द्वारा जो है कह सकते हैं इसमें जो है नेतृत्व नहीं अच्छे से प्रदान किया जाता, तो यही एक रीजन हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, विद्यालय विद्यार्थियों में अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है? अधिगम, फिर वही वर्ड आया लर्निंग। अधिगम मतलब क्या होता है? लर्निंग होता है। तो जो विद्यालय के विद्यार्थी उसमें सीखने के लिए जो है पूछा गया कौन सा जो है सबसे प्रभावी है? व्याख्या, श्रुतलेख, निर्देशित या आपका चित्र? देखो भैया, व्याख्या तो आप सब करते हैं, ठीक है, व्याख्या एक्सप्लेन मेथड तो सब लोग पढ़ाते हैं। श्रुतलेख सुनना, फिर उसके बाद लिखना, ये आपका निर्देशित क्रियाएं। अब जब भी अधिगम की बात आती है ना, सीखने की बात आती है, तो सीखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका काम आता है क्या? निर्देशित जो क्रिया होती है, जो डायरेक्टेड एक्शंस होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। डायरेक्टेड जो आपके एक्शंस होते हैं, जो निर्देश होते हैं, जो आदेश होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, वो जो है संबंधित होते हैं इन सब चीजों से। तो आपको जो दिया गया थर्ड वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पार्ट नहीं है? भैया पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात हो रही है, कौन सा जो इसका पार्ट नहीं है? ध्यान देखिएगा, वाद विवाद, संगीत व गायन, कक्षा व्याख्यान या ड्रामा। देखो पाठ्य सहगामी, अब देखो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में मैंने बताया था। पाठ्य सहगामी में क्या आता है? जो को करिकुलर होती है, यानी कि जो आपके पाठ्यक्रम से थोड़ी सी बाहर होती है, उनके साथ बस संलग्न होती है। तो पाठ्य सहगामी में आपका देखो कक्षा व्याख्यान नहीं आएगा, ये तो कक्षा के अंदर का हो गया ना, उसके बाहर का हमको ढूंढना है। जैसे मैंने आपको वाद विवाद बताया था, खेल कूद हो गया था, एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, ये जो कोर्सेज होते हैं, या ड्रामा हो गया, प्ले स्कूल हो गया, ये सब जो होते हैं पाठ्य सहगामी क्रिया, यानी कि आप पढ़ने के साथ साथ जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं में आते हैं। तो आपका जो कक्षा व्याख्यान है ये उसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा, तो थर्ड वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है जितने लोग ग्रुप में जुड़ना है, इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और क्लब बैच हमारा जो है अभी स्टार्ट हो गया एडमिशन, 25 अक्टूबर से अभी आपका ऑफर चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज जो है 4 दिन बाद इसकी प्राइस जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।